नमस्कार, मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम भारत में प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इकाई 5 में दिए गए अपील एवं पुनर्विचार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयकर अधिनियम में करदाता को हितों की रक्षा हेतु कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपील भी करदाता को दिया गया एक ऐसा ही अधिकार है। अधिनियम के अंतर्गत करदाता को 2 विकल्प प्राप्त हैं, एक तो अपील और दूसरा पुनर्विचार। अपील अपील से आशय एक न्यायालय द्वारा करदाता के प्रति किए गए अन्याय के प्रति अथवा दिए गए गलत निर्णय के विरुद्ध वह जब बड़े न्यायालय में शिकायत करने या न्याय मांगने की अपील करता है तो उसे न्याय मतलब मांगने जाता है तो उसे अपील कहते हैं। अपील जो है वो इनकम टैक्स के द्वारा प्रदत्त अधिकार है और अपील के अंतर्गत अपील किसके पास की जाती है, अपीलेट पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनकम टैक्स के दायित्वों का निर्धारण जो है वो आयकर अधिकारिणी के द्वारा किया जाता है। और अगर मान लीजिए इनकम टैक्स जो असेसिंग ऑफिसर है, अगर उसने किसी प्रकार का गलत निर्धारण कर दिया या कुछ अन्याय करदाता के द्वारा किया तो वह करदाता जो है वो कमिश्नर के समक्ष जा कर के कमिश्नर अपील आयुक्त अपील उसके समकक्ष जा कर के वो अपना जो है शिकायत दर्ज करा सकता है। आयुक्त के द्वारा पारित किए गए आदेश के बाद अगर करदाता संतुष्ट नहीं होता है तो वह करदाता जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष जा कर के जो है वो अपनी अपील दर्ज कर सकता है। और अगर मान लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा भी दिए गए निर्णय से वो सम्मत नहीं है और यह निर्णय जो है वो कानून का निर्णय प्रश्न है तो फिर वह उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है। और अगर उच्च न्यायालय में भी कोई निर्णय दिया गया है जिससे करदाता संतुष्ट नहीं है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा कर के यह अपील कर सकता है। ये जो है हायरार्की पूरी दी हुई है आपको, जिसमें सर्वप्रथम जो अपील की जाएगी वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के समक्ष की जाएगी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद सेकेंड अपील होगी आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड होगा आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास और फोर्थ होगा आपका सुप्रीम कोर्ट के पास। अब अपील अपील जो है वो स्टार्ट होती है प्रक्रिया आयुक्त कमिश्नर के पास। जब आप अपील करते हैं वहाँ से अपील की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर असेसिंग ऑफिसर कर निर्धारण अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई गलती किया है या उसके द्वारा पारित कोई निर्णय है तो उसके विरुद्ध जो है वो कमिश्नर अपील के पास जा कर के अपील दर्ज की जाती है। कमिश्नर जो है कमिश्नर के अगेंस्ट जो अपील होगी वो जाएगी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITAT सॉरी बोथ ऑफ द। वहाँ पे अपील जो है कौन कर सकता है, देखिए करदाता के साथ अन्याय हुआ तो करदाता के समक्ष अपील आयुक्त के समक्ष अपील कौन करेगा, करदाता। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब जाने की बात आती है तो करदाता भी जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा कर के अपील दर्ज कर सकता है। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध आपको जाना है तो उसके लिए जो है वो कमिश्नर इनकम टैक्स या फिर एसएसी मतलब करदाता, ये दोनों जो है वो हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब मेन चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो प्रश्न है वो कानून का प्रश्न होना चाहिए। हाई कोर्ट इस बात से सहमत हो जाए कि ये जो प्रश्न है वो कानून से संबंधित है तो फिर वहाँ पे अपील जो है वो की जा सकेगी। और उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध यदि जाना है तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। कमिश्नर के समक्ष जब अपील की जाती है तो कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा जब निर्णय जो किया जाता है उससे अगर करदाता संतुष्ट नहीं है, उस आदेश से वो सहमत नहीं है और अपनी असहमति व्यक्त करता है तो वो सर्वप्रथम जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जो है उनके समक्ष जा कर के धारा 246 आयकर अधिनियम की धारा 246 के अंतर्गत वो अपना अपील दर्ज कराते हैं। और कमिश्नर जो है वो अपील को एक निश्चित समयावधि में वो जो है वो अपील दर्ज करा सकते हैं कमिश्नर के पक्ष। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि टाइम बार हो चुका है और उस टाइम के अंतर्गत अपील नहीं की गई है, 30 दिन की समयावधि है यहाँ पे, अगर 30 दिन की समयावधि में अपील नहीं दर्ज की गई है और अगर कमिश्नर संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे पर्याप्त कारण है जिससे कि अपील करने में विलम्ब हुआ है तो वो
कमिश्नर जो है वो अपील को अवधि व्यतीत होने के बाद भी स्वीकार कर सकते हैं। अपील कैसे की जाएगी? अपील के लिए जब आयुक्त के पास जब अपील करना है, कमिश्नर के पास जब अपील करना है, तो फॉर्म नंबर 35 जो है उसमें जानकारी भर करके जमा करनी है। और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी भरा जा सकता है या फिर ऑफिशियली मतलब रिटर्न पेपर में भी जब सबमिट किया जा सकता है। अपील कब तक के जमा करना है? तो अपील जमा करने की तारीख है, मतलब समयावधि है 30 दिन। 30 दिन कब से? 30 दिन अगर मान लीजिए करदाता को धारा 248 के अंतर्गत कर का भुगतान किया है करदाता ने, तो उस आयकर के जमा करने के 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। या मान लीजिए कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा कोई मांग कर मतलब मांग जमा मतलब और जारी किया गया है, कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि में वो जो है आयकर आयुक्त के समक्ष अपनी अपील दर्ज करा सकता है। अगर समय व्यतीत हो जाता है और पर्याप्त कारण है तो आयुक्त जो है 30 दिन के बाद भी जो है वो अपील स्वीकार कर सकता है। अपील जमा करने के पूर्व करदाता को आयकर की विवरणी और कर का भुगतान दोनों जो है वो जमा करना जरूरी है। आयकर की विवरणी जमा कर दिया हो और विवरण में जो भी विवरणी में जो दर्शाई गई आयकर की भुगतान कर दिया होगा। यदि मान लीजिए करदाता ने विवरणी जमा नहीं किया, इनकम रेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो अग्रिम टैक्स का भुगतान कर दिया हो तभी उसके द्वारा की गई अपील को स्वीकार किया जाएगा। या वो आयुक्त को यह विश्वास दिला देता है कि अग्रिम कर जमा ना, मान लो किसी कारण से अग्रिम कर जमा नहीं किया है, तो अग्रिम कर ना जमा करने के जो पर्याप्त कारण होंगे वो अगर आयुक्त को बता देता है तो बिना अग्रिम कर जमा कराए भी आयुक्त अपील स्वीकार कर सकते हैं। अब अपील के लिए कितनी फीस जमा करनी होगी? तो अपील के लिए फीस जमा करनी होगी, अगर मान लीजिए करदाता की कुल आय 1 लाख रुपए के अंदर है, 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो उसे 250 रुपये फीस 250 रुपीज़ फीस जमा करनी होगी। यदि करदाता की कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक है किंतु 2 लाख रुपए से कम है, 2 लाख से अधिक नहीं है, तो उसे 500 रुपये अपील के लिए फ़ीस जमा करनी होगी। और यदि करदाता की कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक है तो फिर उसे जो है 1,000 रुपये अपील के लिए फ़ीस जमा करनी होगी। और अन्य अगर कोई बातें हैं तो वहाँ पे उसे अपील के लिए 250 रुपये जमा करने होंगे। ऐसे कौन कौन से आदेश हैं जिनके लिए अपील किया जा सकता है? करदाता सर्वप्रथम तो धारा 143A के अंतर्गत किए गए कर निर्धारण की करदाता को सूचना दी गई हो और करदाता को इस कार्यदायित्व से आपत्ति हो। धारा 143(1) मतलब नियमित कर निर्धारण। यदि मान लीजिए आयकर अधिकारी ने नियमित कर निर्धारण किया है और उस नियमित कर निर्धारण के संबंध में करदाता को सूचना दी गई हो और करदाता इस कर को जो कर निर्धारण किया है उससे सहमत नहीं है, तो वो जो है अपील कर सकता है। आय के विवरण के मान लीजिए धारा 43(1) के संबंध में जो आय समायोजित की गई है उस आय के समायोजन से करदाता संतुष्ट ना हो, या धारा 144 के अंतर्गत आय की रकम या निवासी स्थिति के संबंध में करदाता को कोई आपत्ति हो, या फिर धारा 144 के अंतर्गत आय के निर्धारण या कर निर्धारण की रकम या हानि की रकम के संबंध में कुछ ऐसा हो जिससे करदाता संतुष्ट ना हो, तो वो अपील कर सकता है। धारा 153(1) के अंतर्गत तलाशी अगर की स्थिति में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध में आदेश शामिल नहीं होगा, जो धारा 44(B) की उपधारा 12 में संबंधित है। करदाता जो है धारा 143, 153(A) और 158(B) के संबंध में भी निर्धारण या पुनर्निर्धारण के संबंध में पारित आदेश से अगर वो सहमत नहीं है तो भी जो है वो अपील कर सकता है। अगर कोई संशोधन आर्डर पास किया गया है धारा 144, 154 के अंतर्गत, तो उसके संबंध में भी विरोध में भी वो अपील दायर कर सकता है। अगर धारा 163 के अंतर्गत कर के दाता के एजेंट के संबंध में किसी करदाता के एक अनिवासी को एजेंट मानने के आदेश के विरुद्ध भी वो अपील की कर सकते हैं। धारा 172, धारा 221, 271, 271A, ऐसी वो विभिन्न धाराएं हैं जिसमें अर्थदंड लगाने के संबंध में यदि करदाता पे कोई अर्थदंड लगाया गया है तो उस अर्थदंड के विरुद्ध भी वो अपील कर सकते हैं।
तो ये वो स्थितियां हैं जब एक करदाता जो है वो आयकर कमिश्नर के समक्ष जो है अपनी अपील कर सकते हैं। अतिरिक्त जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में, देखिए आयकर अधिकारी जब कर निर्धारण करता है तो करदाता जो भी पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो भी प्रपत्र हैं, वो सब उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसके आधार पर आयकर अधिकारी जो है वो अपना आयकर निर्धारण का कार्य करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी के समक्ष भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद कुछ साक्ष्य छूट गए हैं या किसी कारण से उन साक्ष्यों को करदाता प्रस्तुत नहीं कर पाया या कर निर्धारण अधिकारी ने उन साक्ष्यों को ध्यान नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने उन साक्ष्यों को, तो उस कंडीशन में करदाता जो है वो कमिश्नर के समक्ष जो है उन अतिरिक्त जो साक्ष्य हैं उनको वो प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन ऐसे अतिरिक्त साक्ष्यों को संबंध में आयुक्त जो है वो असेसिंग ऑफिसर से भी जो है वो उचित मतलब जो है वो बात उनके संबंध में बात करेंगे कि इस टाइप के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनको उनसे बात करने के बाद ही वो निर्णय के लिए शामिल करेंगे। आयुक्त के अधिकार, आयकर कमिश्नर जो है उनके क्या अधिकार उनको प्राप्त हैं, तो आयकर कमिश्नर को जो सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त है कि वो जो है वो किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं असेसमेंट के संबंध में जो ऑर्डर जिस ऑर्डर के संबंध में अपील की गई है उसको कम कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं या फिर उसे यथा योग्य भी रहने दे सकते हैं। कर की रकम के संबंध में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि यदि करदाता द्वारा कर निर्धारण के विरुद्ध हुई अपील के संबंध में वो की राशि को वो कंफर्म कर सकते हैं, चाहे तो कर दायित्व को कम कर सकते हैं या कर दायित्व को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार अर्थदंड अगर लगाया गया है और उस अर्थदंड के विरुद्ध अपील की गई है तो करदाता द्वारा लगाए गए अर्थदंड की वो मतलब पुष्टि कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं उसको, उस अर्थदंड को कैंसिल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या क्या बोलते हैं उसे घटा बढ़ा सकते हैं। आयकर अधिकारी जो है वो मामलों को कुछ एक ऐसे मतलब केस हो सकते हैं जहाँ पे अगर आयकर अधिकारी को लगता है कि पुनः कर निर्धारण कराना है तो वह उसे फिर से कर निर्धारण अधिकारी के पास भेज सकते हैं कि इस विषय पर फिर से जो है कर निर्धारण इस मतलब संदर्भ में फिर से आयकर निर्धारण करके आप हमको सूचित करें। अन्य मामलों में अगर आयुक्त ऐसा लगता है कि अपने जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाता है अपील के लिए उसमें वो अपने विवेक के अनुसार अगर वो फिट पाते हैं तो वो उनके विचार में अगर न्याय मतलब उचित है तो अपने विवेक के आधार पर वो उचित निर्णय दे सकते हैं। अब आयुक्त के समक्ष जब अपील की जाएगी तो वो उसका प्रक्रिया क्या है, अपील जो है वो फॉर्म नंबर 35 पर की जाएगी। अपील की जो है वो निर्धारित तिथि होगी और निर्धारित समय पर अपील प्राप्त हो के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद जो है निर्धारित तिथि और समय पर जो है कमिश्नर जो है वो सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे और उस समय जो है वो करदाता और कर निर्धारण अधिकारी दोनों वहाँ पर उनके पहुँचेंगे और वहाँ पर फिर जो है वो सुनवाई होगी और उसके बाद सुनवाई के बाद जो है वो कोई एडिशनल एविडेंस अगर उनको स्वीकार करना है तो वो स्वीकार करेंगे और फिर उसके आधार पर वो एक कंक्लूड करके वो एक अपना डिसीज़न देंगे और उस डिसीजन के में वो चाहे तो उस अपील को मतलब उस जिस विषय पे अपील की गई उसको संपुष्ट कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं या उसे बढ़ा भी सकते हैं। अगला है जब आयुक्त ने अपना डिसीज़न दे दिया, अपना निर्णय पारित कर दिया, तो अगर मान लीजिए आयुक्त के द्वारा पारित किए गए निर्णय के संबंध में कोई भी पक्षकार, चाहे वो असेसिंग ऑफिसर हो या फिर करदाता टैक्स मतलब पेयर हो, अगर इनमें से कोई भी सहमत नहीं होता है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के अपील पुनः अपील कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जा गई है और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो आवश्यकता अनुसार सदस्य होते हैं, कम से कम 2 सदस्य तो होते ही हैं। एक न्यायिक सदस्य होते हैं और दूसरे लेखा सदस्य। न्यायिक सदस्य वो होते हैं जिनको कम से कम 10 साल के जुडिशियल मतलब न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव होता है और लेखा सदस्य वो होते हैं जो 10 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ये सदस्य अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य होते हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों के समक्ष अपील की जाती है।
अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो है वो सेकंड क्या बोलना चाहिए अथॉरिटी है, अपील के लिए सेकंड अथॉरिटी है। अब इनके समक्ष किन विषय पर अपील की जा सकती है? तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष जो है कमिश्नर के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जो है या उसको सुधार के लिए या जो भी है उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। अर्थदंड अगर जो उन पर लगाया गया है उसके लिए अपील की जा सकती है, उसके विरोध में अपील की जा सकती है। धारा 158 में जो है क्रॉस धारा 263 के अंतर्गत राजस्व की हानि पहुंचाने वाले मामलों पर दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा अचल संपत्ति के अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध में अपील की जा सकती है। धारा 271 के अंतर्गत लगाए गए अर्थदंड के संबंध में आदेश जो दिया गया है उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। धारा 263 के अंतर्गत राजस्व की हानि के मामले के संबंध में आदेश जो दिया गया उसके संबंध में अपील की जा सकती है। धारा 147 के अंतर्गत 153 के अंतर्गत या 153C के अंतर्गत कमिश्नर के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं उन सब के संबंध में जो है अपील की जा सकती है। अपील संबंध में प्रक्रिया, अपील जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में कम से कम 60 दिन आयुक्त के द्वारा निर्णय पारित करने के 60 दिन के अंदर जो है वो अपील करना है। और ये अपील कोई भी कर सकता है, एसएससी भी कर सकता है और आयुक्त भी कर सकते हैं, कमिश्नर भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी पक्षकार अपील कर सकता है। अपील करने के लिए फॉर्म 35 ही यूज़ करना होगा। और अपील करने के साथ ही साथ आपको जिनको जो है मेमोरेंडम जो बनाएंगे उसकी 3 कॉपी इन्हें सबमिट करनी होगी। और अगर मान लीजिए अपील करदाता के द्वारा अपील किया गया और अपील करने के बाद जब आयुक्त को सूचित किया गया, मान लीजिए और मेमोरेंडम भेजा गया तो उसकी एक कॉपी जो है 30 दिन के अंदर विरोधी पक्षकार को भेजी जाती है। अब विरोधी पक्षकार को जब सूचना भेजी जाती है तो विरोधी पक्षकार जो है वो 30 दिन के भीतर आदेश वगैरह के विरुद्ध आपत्तियों का उनको जब जानकारी हो जाता है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है। जब क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो फिर उस क्रॉस ऑब्जेक्शन के संबंध में फॉर्म 36A जो है वो फाइल करना होता है। अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो भी सुनवाई के बाद की वह विवेक के आधार पर वो निर्णय उचित है तो वो अपना निर्णय जो है वो पारित कर देते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देते हैं। और अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित किए गए निर्णय जो है वो 6 माह के अंदर किसी भी समय रिकॉर्ड में अगर गलती प्रकट होती है तो वो उस गलती को संशोधित कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर करदाता या कर अधिकारी द्वारा नोटिस में लाने पर भी उसका संशोधन कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जब अपील की जाएगी तो उसके संबंध में अगर 1 लाख रुपए के अंदर है, 1 लाख रुपए तक मतलब अधिक नहीं होना चाहिए तो 500 रुपये फीस दी जाएगी। 1 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 लाख रुपए के से कम हो तो 1500 रुपये फीस दी जाएगी। अगर इनकम 2 लाख रुपए से अधिक है तो जो भी टोटल इनकम है उसका 1% लेकिन अधिकतम 10,000 रुपये ही फीस लगेगी। और विविध जैसे कि स्टे पिटीशन हो गया या अन्य किसी उसमें 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। जो मेमोरेंडम अपील के लिए दाखिल किया जाएगा उसमें जो है वो सिग्नेचर किया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव का, अथॉरिटी का। मेमोरेंडम जो है वो क्रॉस ऑब्जेक्शन का मेमोरेंडम जो है वो 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। उच्च न्यायालय में अपील, अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित किए गए आदेश से अगर आयुक्त या करदाता असंतुष्ट होंगे तो वो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं धारा 260A के अंतर्गत। अपील जो है वो निर्धारित 120 दिन के अंदर जो है वो अपील करना है आदेश पारित होने के। अपील निर्धारित फॉर्म नंबर 37 में जमा की जाएगी। अपील के लिए जो भी कोर्ट फीस लगती होगी हाई कोर्ट में एक रिलेवेंट मतलब संबंधित उसी आधार के जो केस के संबंध में उतनी फीस लगेगी। अपील अगर मान ली जब अपील दाखिल की जाती है उच्च न्यायालय में तो वो अपील जो है वो कम से कम 2 न्यायाधीशों की जो बेंच होगी
उस बेंच के समक्ष जाएगी और उनके द्वारा ही इस 2 न्यायाधीशों की पीठ यह निर्णय करेगी बहुमत के आधार पर कि इसको अपील को सुनवाई के लिए लेना है कि नहीं लेना है। अगर प्रश्न जो है वो कानून के संबंध, उच्च न्यायालय को अधिकार होगा कि वो इस बात की संतुष्टि कर ले कि यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सन्निहित है कि नहीं। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है तो उच्च न्यायालय उसे स्वीकार करेगा। कई बार क्वेश्चन ऑफ लॉ होने पर कुछ क्वेश्चन जो है वो खुद स्वीकार कर लेता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को अपने द्वारा पारित किए गए ऑर्डर के संबंध में, आदेश के संबंध में, अगर ऐसा होता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए निर्णय में कुछ संशोधन करना है या कुछ रिकॉल करना है, कुछ सुधार करना है, तो वो जो है वो उसमें सुधार वो टाइम रहते कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में 2 प्रकार के जो है वो केसों की सुनवाई होगी। एक वो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जिन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया वो, और दूसरा क्वेश्चन अगर वो कानून सम्मत है तब। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय धारा 261 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृत होने पर ही उच्चतम न्यायालय में जो है वो अपील की जा सकेगी, और ये अपील जो है वो करदाता या आयुक्त जो है उच्च न्यायालय के आदेश व निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर करेगा। उच्चतम न्यायालय में अपील तभी होगी जब उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। उच्च अपील का जो फीस है वो उच्चतम न्यायालय जो है वो निर्धारित करेगा। और यहाँ पे भी वही बात आती है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो यह निर्णय है वो उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कि प्रश्न जो है वो कानून का प्रश्न है क्या, और ये पिटीशन जो है वो यदि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अपील के रूप में भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकता है। अगर संविधान के उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे, तो वह उच्च न्यायालय जो है वो ऐसी अपील को स्वीकार कर सकता है। धन्यवाद।